हालिया जो हमले हैं या जो इस वक्त मुज़ाहमत का मामला है वो 7 अक्टूबर से शुरू हुआ। हमास ने पहला हमला किया और उसके जवाब में फिर जो IDF है, इसराइली डिफेंस फोर्स, उसने हमास को टारगेट करना शुरू किया, यानी फ़लस्तीन के मुख्तलिफ शहरों पर हमले शुरू कर दिए, गज़ा पर हमले शुरू हो गए। और फिर जब ये हमले बढ़ते चले गए तो फिर लबनान में मौजूद जो हिज़्बुल्लाह है उसने इसराइल पर हमले शुरू किए, और फिर दूसरी तरफ से हौसी बागियों ने भी इसराइल पर हमले शुरू किए, और इस तरह ये लड़ाई फैलती चली गई। लेकिन बुनियादी तौर पर इसमें जो हिज़्बुल्लाह या हौसी बागियों के साथ इंगेजमेंट है वहाँ पर इसराइल सिर्फ बॉर्डर की हद तक महदूद था। लेकिन फिर अभी हालिया दिनों में गुज़िश्ता हफ्ते 10 दिन से लबनान के अंदर बैरूत में, दारुल हुकूमत बैरूत पर ये हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, और रिहायशी इमारतों को वही सेम पैटर्न जो कि मौजूद है गज़ा में वो अपनाया जा रहा है। अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्ज़ियाकार, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मिन्हाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर इस वक्त मशरिक़ वुस्ता जो है वो आग की लपेट में है, और इसराइल जहाँ चाह रहा है, जिस तरफ चाह रहा है, हमले कर रहा है, और रोकने टोकने वाला तो खैर कोई मौजूद ही नहीं। आप समझते हैं कि इसको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से पहले पहले भी कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जिन्हें अचीव करने के लिए इसराइल और अमेरिका मिलकर इस वक्त काम कर रहे हैं? जी, बड़ी अंतनाक किस्म की खबर है। हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमाए हसन नसरुल्लाह साहब, उनकी शहादत जो है ये बिल्कुल उसी किस्म की शहादत है कि जैसे हमास की लीडर इस्माइल हानिया साहब को ईरान के अंदर शहीद किया गया था। ईरान ने उसके बाद कोई डायरेक्टली तो अटैक नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल प्रॉक्सी की सूरत में हिज़्बुल्लाह और हमास की सपोर्ट उसको बढ़ा दिया था। लेकिन अब जब इस्माइल हानिया साहब को देख लें, हमास की एक्टिविटीज़ को, हिज़्बुल्लाह के सरबराह की जिस तरह शहादत हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अब अगेन अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि जिसके अंदर रिटेलिएशन जो है वो देखी जाएगी हिज़्बुल्लाह की जानिब से, हमास और में भी ईरान की जानिब से डायरेक्टली भी ये हो सकती है। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या अमेरिकन की इसको सपोर्ट रही होगी, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त US के अंदर इलेक्शन जारी हैं। जो बाइडन और ट्रंप दोनों ही जो है वो इसराइल की न्यू कॉन्स के, जो कि वो वहाँ पे पॉलिसी के ऊपर डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं, ज्यूज लॉबी उनके वोट्स लेने के लिए या फंडिंग लेने के लिए हम वक्त तैयार नजर आते हैं। कल जब नेतन्याहू ने तकरीर की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पर भी लेकिन इसमें ब्रिगेडियर साहब, आप जो बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पे जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका नुक्ता नज़र ट्रंप से मुख्तलिफ भी पाया जाता है ना। ट्रंप बुनियादी तौर पर इसके खात्मे की बात करते हैं, अफगानिस्तान से मुतालिक भी इसी तरह की बातें करते थे। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों को एस्केलेट करती है, और ऑन दी अदर हैंड जो उनके प्रेसर्स होते हैं या उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वहाँ वो 2 रियासती हल की भी बात करते हैं, और वो साथ ही साथ जो है वो जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें भी करते हैं। तो इधर मामला मुख्तलिफ है बनिस्बत ट्रंप की, अगर इनके वो इलेक्ट होते हैं नवंबर 4 को। देखिए, ट्रंप हमेशा से नेगोशिएशंस की बात करते हुए नजर आते हैं, और बाइडन जो है उनकी जो पार्टी बेसिकली वो जंगों के जरिए अमेरिकन जो पॉलिसीज हैं या उनकी आइडियोलॉजी को डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के ऊपर। बाइडन भी इंटरेस्टेड हैं क्योंकि जिस तरह से इकॉनमी US की उसके ऊपर ज्यूज बिजनेस इस वक्त हावी हैं, तो दोनों को ज्यूज लॉबी के न्यू कॉन्स की जो है अशद जरूरत रहती है और अब भी होगी। तो बाइडन से अप्रूवल के बगैर दो के इस वक्त अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो उसको डिनाई कर रहा है कि उनकी मर्जी के बगैर ये अटैक हुआ था, क्योंकि वो इन टर्म्स ऑफ रिटेलिएशन दे आर एक्सपेक्टिंग नाउ कि उनके जो बहरी बेड़े हैं मुख्तलिफ बहरों के अंदर, ओशंस के अंदर, उनको खतरा लाक हो सकता है, इनके एम्बेसीज को खतरा लाक हो सकता है, अमेरिकन नेशनल जो मुख्तलिफ कंट्रीज में हैं उनकी जानों को खतरा लाक हो सकता है। तो उसको डिनाइल मोड में तो जरूर है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव कर दी है। नेतन्याहू की जो फिरौनियत है, आप उसको इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये अमेरिकन की उनकी कनाइंस जो है, चाहे वो साइलेंट कनाइंस ही हो, इससे अंदाजा लगाएंगे। कल उन्होंने जो एक ट्वीट भी किया था इसराइलियों की जानिब से, उसमें इनको इस ऑपरेशन की मंजूरी करते हुए दिखाया गया था नेतन्याहू को, और उसने यूनाइटेड नेशंस को बेसिकली हाउस ऑफ डार्कनेस बोला था। अब हाउस ऑफ डार्कनेस को कहना तो वहाँ UN की बिल्डिंग के अंदर बैठ के और इस तरह का टाउन्स के ऊपर जहाँ पे सिविलियन आबादी रहती है उनके ऊपर हमला करने की इजाजत देना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की क्रेडिबिलिटी पे और उसकी इफेक्टिवनेस को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उसके ऊपर उठाती है, क्योंकि मोरालिटी तो अब रही नहीं गई है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर माइट इज राइट जो रियलिस्ट पैराडाइम है वो मुकम्मल तौर पर छाया हुआ नजर आता है, कि जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ प्रोजेक्शन और सेल्फ सेंटर्डनेस
उसके गिर्द आपकी सारी पॉलिटिक्स नजर आती है। ज्यूइश डोमिनेशन है और सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह। बुनियादी तौर पर इसमें अगर देखा जाए 7 अक्टूबर ऑनवर्ड तो गज़ा पर जिस तरह चढ़ाई की गई, फ़लस्तीनियों का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, 50,000 के करीब वहाँ पर काउंट है। उसके अलावा फिर इस्माइल हनिया को कहीं और नहीं ईरान में टारगेट किया गया, फिर पेजर, वॉकी टॉकी, फिर बैरूत पर अब अटैक हो रहे हैं। हसन नसरुल्लाह बुनियादी तौर पे वो पूरी आ रहा है अपने तमाम तर स्ट्रेंथ के साथ, अपने तमाम तर इत्तेहादियों की स्ट्रेंथ के साथ, और जो जवाब है वो जो आपको याद होगा 300 मिसाइल भी थे, वो भी उस तरह से नहीं था। अब आपके पास प्रॉक्सीज बच जाती हैं हौसी बागियों की या हिजबुल्लाह की, तो ये कोई कंपैरिजन है, ये मुंह तोड़ जवाब इसको कहीं कह लें हम? नहीं, मुंह तोड़ जवाब तो आप डेफिनेटली नहीं कह सकते। 300 जो रॉकेट्स फायर किए गए थे उनको आधे तो आयरन डोम ने गिरा दिए वहां पे इसराइल के अंदर, और मेजॉरिटी जो है वो जॉर्डन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने गिराया था, अपने ही लोगों ने गिराया था। तो लिहाजा इस्माइल हानिया साहब की शहादत के बाद भी ऐसा कोई रिस्पांस जनरेट नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए हमें इनसाइड हाउस देखने की जरूरत है कि जिसमें ओआईसी की इफेक्टिवनेस को भी आप देखें या अरब लीग की इफेक्टिवनेस को देखें, जो कि मुस्लिम उम्मा का अलमदार हैं, ये उनके हमारे स्पोक्स पर्सन है। तो जब पिछले 7 अक्टूबर 2023 को जब ये हमास ने अटैक किया था और इसराइल की जो इनकी जो आपस में चपलिश जो शुरू हुई है मिलिट्री लेवल के ऊपर, तो उसमें जब इनकी मीटिंग भी ओआईसी की हुई थी अरब लीग की, तो कोई ज्वाइंट कम्युनिके वो बाहर नहीं आया था। उसके बाद भी इस पूरे साल के अंदर आप देखें तो आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखें, आप इसको सऊदी अरब को देखें, जॉर्डन को देखें, आप इवन टर्की को भी देखें, तो इनके बड़े डाइल्यूटेड किस्म के जो रेस्पॉन्सेज जो है ये उनकी मजम्मत करते हुए लोग नजर आए थे। तो जब आपके मुस्लिम उम्मा जो है इसके ऊपर खामोश हो, आपका सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया या मलेशिया को आप देखें, उनकी जानिब से कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई है। तो सारे अपने बॉर्डर्स के अंदर अपने अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर किए हुए हैं। ज्यूज जो हैं बेसिकली वो चूंकि उनको एक स्टेट चाहिए, वो एक सही मानों में एक नेशन स्टेट है, तो उन लोगों ने अमेरिकन की सपोर्ट के साथ अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए और अपने जो उनके साइंटिस्ट हैं बेसिकली उनके पॉलिसी मेकर्स हर जगह पे उन्होंने इनग्रेस अचीव करके उनकी कामयाबी है। तो हमारी जहाँ तक मुस्लिम उम्मा से रिस्पांस जो अभी जनरेट होने की बात की जा रही है, सारी एंटिसिपेशंस पे हैं। इस्माइल हानिया साहब की शहादत के ऊपर भी काफी एक मोरल हाई पाया गया था कि शायद कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जो काइनेटिक वॉर है वो लिथैलिटी ऑफ वेपन्स की वजह से इतनी कॉस्टली और इतनी डिस्ट्रक्टिव हो गई है कि शायद अब दौर नहीं रहा काइनेटिक वॉर का, नॉन काइनेटिक, कि जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट या फॉर दैट मैटर आपका प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के जरिए आप नेशन स्टेट्स को काबू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त कथा कलामी की माजरत, इस वक्त बुनियादी तौर पर जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, जो मुख्तलिफ मीडियम्स जिससे मुताल्लिक़ आप बात कर रहे हैं कि जिसमें इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है, ज्यूइश लॉबी का, दीगर मामलात हैं, वो तो उस तरह से अब तो बाकायदा मिसाइल और बम तक आ गए ना मामला। तो उसमें अब ये प्रॉक्सी है जिसमें ईरान इन्वॉल्व है, और फिर रास्ते में जिस तरह आपने जिक्र कर दिया कि जॉर्डन ही रोक देता है मिसाइलों को। तो अब फिर ये कंपैरिजन, ये फिर लड़ाई, तो फिर क्या इसको ये समझा जाए कि इसराइल इसमें मादर पिदर आज़ाद है अमेरिका की हिमायत से, और हमारे पास जवाब देने के लिए फिर कुछ नहीं है? देखिए, जहाँ तक लेबनान के ऊपर हमला करने की बात है या फॉर दैट मैटर हमास के जो गजा के ऊपर या वेस्ट बैंक के ऊपर जो वेपन्स के ये लोग टेस्टिंग करते हैं, उन्होंने टेस्टिंग ग्राउंड्स बना के रख दिया है। इन्होंने जिन स्टेट्स का चुनाव किया है, लेबनान का जैसे मिसाल के तौर पे वहाँ पे हमला किया है, तो वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि उनके पास रिटेलिएशन की वो कैपेबिलिटी नहीं है जो कि किसी एक एडवांस मिलिट्री रखने वाले स्टेट की हो सकती है। पाकिस्तान जो है जिसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये तमाम कंट्रीज के लिए वैलिड है मासवाए इसराइल के, और हम उनको डिनाई करते हुए और उनके सब करते हुए नजर आते हैं, उनको हमने एक्सेप्ट भी नहीं किया। वो क्यों पाकिस्तान के ऊपर कुछ करने के काबिल नहीं? क्योंकि हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस और हमारी स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस बेसिकली जो है वो इंटैक्ट हैं, मुतहद हैं और वॉर हार्डन हैं और शहादत के जज्बे सरशार हैं। अगर खुदा न खास्ता ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस इतनी प्रोफेशनल आर्मी ना होती या डिटरेंस वैल्यू हमारे पास ना होती, तो आज पाकिस्तान भी लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान की तरह हो सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का नहीं है। पाकिस्तान ने भी हमेशा बीइंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट बड़े रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है।
डिप्लोमेटिक हमारी मॉरल पॉलिटिकल सपोर्ट लाजमी इसराइल के अगेंस्ट रही है, फ़लस्तीनियों के हक में रही। और चीफ आर्मी स्टाफ और जो प्रेजेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ये उससे पहले भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसराइल की मजम्मत करते नजर आते हैं जब भी उन्होंने फ़लस्तीन पे हमला किया या कश्मीरी वहाँ पे जो मासूम फ़लस्तीनियों को वहाँ पे शहीद किया है। अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब, इसमें एक चीज़ ज़रा ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर जब प्रॉक्सीज़ हो रही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मामला तो मुज़ाहमत का है, फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़े का है, लेकिन वो बढ़ता बढ़ता अब इवेंचुअली प्रॉक्सी में कन्वर्ट हो गया, जो कि होना था। अब लबनान तक आ गए, आप होसी बागियों तक आ गए। अब वो जो बाकी प्लेयर्स हैं जो इस वक्त खामोश हैं, उनके आने से, यानी वो लोग जो वेस्ट मुखालिफ हैं, उनके आ जाने से क्या इसके डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं? सिर्फ अकेला ईरान तो नहीं कर पाएगा, ईरान को भी डेफिनेटली यू नो वेयर आई एम गोइंग कि उन्हें ज़ाहिर है दो फरीक़ैन की तरफ वो देखते हैं। अगर उन दो फरीक़ैन की तरफ से आशीर्वाद हासिल होता है तो फिर क्या डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं? वहाँ फिर मुंह तोड़ जवाब का कोई सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि वो दो फरीक इस मामले पर चुप हैं, एक तो अपने यहाँ ही मसरूफ़ है अपने पड़ोसी के साथ। जी बिल्कुल, देखिए मुसलमानों को मुत्तहिद होने की तो ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। प्रोशमा अगर आप देखें 2 साल पहले सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो एक प्रॉक्सी वॉर मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जारी थी, उसको तो खातरफा एड्रेस कर लिया गया था। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर चूंकि वो मिनरल्स स्पेशली गैस और ऑयल की दौलत से माला माल हैं, तो हम सब देखते चले आए हैं कि वहाँ पर एक मॉडर्निज्म आ रही है। यूएई को देख लें, इवन सऊदी अरब जो है MBSP जिस तरह उसको एक मॉडर्नाइज लाइंस के ऊपर उसको डेवलप कर रहे हैं। तो एक जो मुस्लिम उम्मा की एक खास करके शिनाख्त हुआ करती थी, एक मुत्तहिद रिस्पॉन्स हुआ जो होता था, चाहे वो पोलिटिकल डिप्लोमेटिक या पोलिटिकल लेवल के ऊपर हो, मल्टीलैटरल लेवल पे हो, बायलैटरल लेवल के ऊपर, वहाँ पे ऑटोक्रेसी जो है बेसिकली, या उनकी भी जो डिपेंडेंसी है वो इस कदर बढ़ा दी गई है वेस्ट के ऊपर कि अब वो उस तरह खुल के पोजीशंस पे नहीं ले पाते हैं। OIC का जो इनफेक्टिव होना इसी बात की जो है वो गमाजी करता है। लिहाजा अब भी जो है मैं समझता हूँ कि स्टेटमेंट्स तो ज़रूर आएंगी, लेकिन क्या फिजिकली हम कोई इस तरह जंग की तरफ जाएंगे या कोई रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि अगेन नपे तुले बयानात के अलावा बुनियादी तौर पर ब्रिगेडियर साहब अगेन आपने वर्ल्ड वॉर के बाद जिस इदारे के क़याम के ज़रिए ये कोशिश की कि दुनिया में अमन हो, भाईचारा हो और मामलात जो हैं वो खुश असलूबी से चलें, वो प्लेटफॉर्म तो बुनियादी तौर पर फेल है। दूसरी तरफ आपके जो बड़े मतलब वेस्टर्न इंटरेस्ट है बुनियादी तौर पे, उसके लिए आपने एक नेटो बनाई। खैर वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ चलते चलते अब उसके मामलात और हैं। इधर तो दूसरी तरफ तो कुछ है ही नहीं, कोई अलाइंस नहीं है। जो है वो कागज़ जारी करने के लिए मौजूद है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो कोई ऐसा अलाइंस, फिर आपकी इकॉनमीज़ इतनी तगड़ी नहीं है, आपके पास तेल है, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि अरब ममालिक के पास तेल और दीगर मादनियात के मामला आते हैं, वहाँ वो कट डाउन पे नहीं आते क्योंकि उनके अपने बिजनेसेस हैं। फिर रह क्या गया, हल क्या है? मतलब आपकी नज़र में इसराइल को छोड़ दें और फिर आंखें बंद कर लें? देखिए, इस वक्त है जर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात वाली बात है, माइट इज़ राइट वाली बात है। मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर आप UN जनरल असम्बली जो है उसके साथ खड़े नजर आते हैं एज पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ नेशंस। वहीं से कुछ अगर हो सकता तो हो, लेकिन कितनी ही करारदादें मंजूर हो चुकी हैं। अमेरिकन ने भी कहा है, पांचों जो आपकी P5 स्टेट्स हैं उन्होंने सब ने इसराइल के ऊपर प्रेशर डाला, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस आर्टिकल 51 जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से वो उसके पीछे हेज बिहाइंड करते हुए इसराइली नजर आते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि उनके जो न्यू कॉन्स हैं बेसिकली, या उनके जो मल्टी नेशनल जो उनकी बिजनेसेस हैं, वॉर इकोनॉमीज जो हैं, इन तमाम चीज़ को अगर आप देखें तो इसराइल जो है या उनके जो लॉबी है बेसिकली वो पूरी दुनिया की पॉलिसी पे हावी नजर आती है। और वैसे भी जो इसराइल जो है बेसिकली वो हमेशा से जितना वो फैला है या जितना उसने एग्जिस्ट किया वो ड्यूरिंग वॉर ही फैला है। नेतन्याहू की भी अगर आप देखें तो वो भी उसकी स्टैंडिंग इस वक्त कोई नहीं है। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ज्यूज जो हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ नजर आते हैं और काफी हजारों लाखों लोग इस वक्त इवन यरूशलेम के अंदर बाहर निकले हुए नेतन्याहू के खिलाफ। तो उसके पास अगर वो सरेंडर करता है तो जो ज्यूज की एक कामयाबी की सूरत जो देख रहे हैं कि वो शायद पूरी फिलिस्तीनी लैंड पे कब्जा कर लेगा तो उसको डर पहुंचेगी। अगर वो सरेंडर नहीं करता तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो जंग जारी रखे। लेकिन इसमें ब्रिगेडियर साहब एक चीज़ पे मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि हम बात कर लें और आप मेरी रहनुमाई कर दें और सुनने वालों को भी ज़रा इसमें बता दें। एक सारा जो मामला है इसको हम प्रॉक्सी कह रहे हैं, अमेरिका, ईरान और इसराइल का हम इसको कह रहे हैं कि ये जी फ्रंट बना हुआ है। अब इसमें एक चीज़ हुई जहाँ पर स्टेट गेस्ट को ईरान में आके उन्होंने टारगेट किया, उसका जवाब ही नहीं हुआ।
उसके अभी भी वो डिफेंसिव अप्रोच में है। जब धमकी आई तो वो अपने महफूज मकामात पर चले गए। तो ऑल द वे इतने माइल्स अवे एक चीज़ हो रही है, आपकी प्रॉक्सी के ऊपर अटैक हुआ है, तो अब हम एक्सपेक्ट भी करना चाहिए कि होगा, क्योंकि स्ट्रेट गेस्ट को मार के गए, उस पर तो नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा था हम बात कर रहे हैं, सिफारती सतह पर हल करेंगे, ईरान नहीं करेगा अटैक। देखिए, आपने मुस्लिम उम्मा के जितने ममालिक हैं उनको इस काबिल नहीं छोड़ा, चाहे वो मिलिट्री लेवल के ऊपर हो, वहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, सारे ऑटोक्रेट्स हैं। अब ऑटोक्रेसी के अंदर फिर आप कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं और अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए आप फिर वही वेस्टर्न पॉलिसीज के साथ खड़े पाए जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप देखें तो कोई इस तरह का मुल्क इस वक्त नहीं है मासवाए पाकिस्तान के जो कि मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है, रिस्पांस जनरेट कर सकता है। लेकिन क्या इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली हम इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं?